दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। यार हम लोग फर्स्ट पार्ट में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़े थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि हमारे पेट में खाना पचता है। खाना पूरा पच जाने के बाद पेट के इंटेस्टाइन में भीली पाया जाता है। वो भीली उस फूड को एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। तो आज हम लोग जानेंगे ये जो फूड है वो एक एक सेल तक कैसे पहुंचता है। आज हम लोग ये भी जानेंगे कि फेफड़ा से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के एक एक सेल तक कैसे पहुंचता है। हार्ट के बारे में तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग ब्लड के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। आज हम लोग ये भी जानेंगे कि जब सेल ऑक्सीजन का यूज करके बॉडी के लिए एनर्जी बनाता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, ये सब भी जानेंगे। यार पूरा चीज़ आज हम लोग जानेंगे, बहुत मज़ा आएगा भाई। यदि सब चीज़ बढ़िया से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक एकदम बढ़िया से देखो, सब समझ में आ जाएगा, कोई चीज़ नहीं छूटेगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे शरीर में किस किस चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाना होता है। भाई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड मतलब पेट में जो खाना पचता है वो खाना को, वाटर, हार्मोन्स, ये सब चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाना होता है। तो भाई हमारे आम जिंदगी में हम कोई भी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए गाड़ी का प्रयोग करते हैं। ट्रक गाड़ी, हाइवा, अलग अलग किस्म का गाड़ी का प्रयोग करते हैं। यार जैसे हम लोग आम जिंदगी में कोई भी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए गाड़ी का प्रयोग करते हैं, इसी तरीके से हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ब्लड का यूज होता है। अच्छा ठीक है यार, गाड़ी को चलने के लिए रोड का ज़रूरत होता है। अंदाजी पहाड़ पर्वत उबड़ खाबड़ दोइन दाड़ में चला दोगे थोड़े ना चलेगा, उलट पलट जाएगा। जैसे गाड़ी को चलने के लिए रोड का ज़रूरत होता है, इसी तरीके से खून को चलने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ब्लड वेसल्स का यूज होता है, मतलब नस का। तुम्हारे हाथ पैर में भी यार नीला नीला नस दिखता है तो यही खून चलता है। लेकिन यार खून ऐसे थोड़े ना चल जाएगा, कोई खून को धक्का देगा तब ना चलेगा। तो खून को धक्का देने के लिए, एकदम फेंकने के लिए हार्ट का प्रयोग होता है, मतलब दिल का। यार हमारे शरीर में ना दिल का एक ही काम है, ब्लड को पंप करना। फालतू में लोग इसको बदनाम कर दिए हैं। ये तो एक सीधा साधा ऑर्गन है जो कि हमारे शरीर में रहता है, अब फालतू में इसको लोग बदनाम कर दिए हैं। अच्छा छोड़ो इस सब बात को। तो गाड़ी को चलाने के लिए जैसे इंजन रहता है ना, इंजन ही तो गाड़ी को आगे बढ़ाता है। रोड रहेगा, गाड़ी रहेगा तो गाड़ी थोड़े ना आगे बढ़ेगा। गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इंजन का ज़रूरत होता है। इसी तरीके से ब्लड को ब्लड वेसल्स में चलाने के लिए हार्ट का ज़रूरत होता है। हार्ट उसको धक्का देता है, मच मच के धक्का देता है, इसी को लोग बोलते हैं दिल धड़कता है। तो यार हमारे शरीर में कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए तीन चीज़ पार्टिसिपेट करता है। इसको कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। तो ये तीन कंपोनेंट ब्लड, ब्लड वेसल्स और ह्यूमन हार्ट, ये तीन गो चीज़ रहता है। यही तीनों चीज़ कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काम करता है। चलो फिर पहले ब्लड के बारे में ही पढ़ लेते हैं क्योंकि शुरू में ब्लड दिया हुआ है। यार ब्लड में ना दो चीज़ रहता है। सबसे पहला चीज़ प्लाज्मा, प्लाज्मा बोलते हैं। सेकेंड चीज़ को बोलते हैं सेल्यूलर एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो होता है ना यार, वो ब्लड का टोटल 55% रहता है और सेल्यूलर एलिमेंट 45%। प्लाज्मा पीला पीला दिखता है और सेल्यूलर एलिमेंट रेड दिखता है। भाई जैसे कि ये गिलास है ना, तो अगर हम लोग एक गिलास ब्लड लेते हैं ना और उसमें से प्लाज्मा और सेल्यूलर एलिमेंट्स को अलग अलग कर देते हैं तो प्लाज्मा आधा गिलास से थोड़ा मोड़ा ज़्यादा होगा और सेल्यूलर एलिमेंट्स आधा गिलास से थोड़ा मोड़ा कम होगा। 45% होगा सेल्यूलर एलिमेंट और प्लाज्मा होगा 55%। यार ये खून में रहता है तो इस सब का काम क्या है? खून में रहता है तो कोनो तो काम होगा। चलो फिर इसका काम देख लेते हैं। शुरू में प्लाज्मा का ही काम देख लेते हैं। यार इस सब का तो काम ट्रांसपोर्टेशन ही होता है, तो कोई पार्टिकुलर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है। खाना पचने के बाद जो एब्जॉर्ब होता है ना, उस खाना को प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन्स को, वाटर को और नाइट्रोजनियस वेस्ट, मतलब शरीर का जो वेस्ट सब प्रोडक्ट सब होता है ना, उस सब को प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो भाई अब हम लोग जानेंगे कि डाइजेस्टेड फूड कैसे ट्रांसफ़र होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भीली है, तो भीली से तो फूड खिंचा गया और ये खून में मिल गया। अब खून का प्लाज्मा वाला भाग डाइजेस्टेड फूड को बोह लेगा, मतलब ढो लेगा और एक एक सेल तक पहुंचाएगा। क्योंकि यार खून
एक एक सेल तक जाता है। कहीं पर भी तुम अपना बॉडी को काटो ना, वहाँ पर तुरंत खून निकलेगा। इसका मतलब प्लाज्मा भी एक एक सेल तक जाता है और उस सेल तक एक एक फूड को पहुंचाता है। अच्छा, अब सेल्यूलर एलिमेंट की ओर बढ़े। देखो यार, खून का जो सेल्यूलर एलिमेंट होता है ना, उसका 3 पार्ट होता है। ये खून का 55% तो प्लाज्मा भाग हो गया, 45% सेल्यूलर एलिमेंट होता है, तो 45 में से 44% तो आरबीसी ही रहता है। सेलुलर एलिमेंट में आरबीसी एकदम भरल रहता है। पूरा ब्लड में बोला जाए तो ब्लड में 44% आरबीसी पाया जाता है। अच्छा, सेलुलर एलिमेंट का 44% तो सिर्फ आरबीसी ही रहता है। तो जो 1% बचता है ना भाई, तो उस 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहता है। बहुत कम अमाउंट में रहता है भाई। ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ना, ये सेलुलर एलिमेंट का ही भाग है। सेलुलर एलिमेंट का 3 भाग होता है, पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। भाई एक बूंद खून में ना 5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होता है, इतना ज़्यादा। चलो तब आप लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डीपली जानते हैं। यार कितना जोर से क्वेश्चन पूछेगा ना, तुम बना ही लोगे, ऐसा मैं बता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना है। आरबीसी ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये ब्लड में कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जो मैं डब्ल्यूबीसी में लिखा हूँ ना, यही प्लेटलेट्स में यही लिख देना। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? इरेथ्रोसाइट, ERETHROCYTE। क्या है? इरेथ्रोसाइट। रेथ्रोसाइट कोई कोई बोलता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट है और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट है। ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स का फुल फॉर्म तो यार प्लेटलेट्स, कोई कोई इसको ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलता है, प्लेटलेट्स भी बोलोगे तो भी चलेगा यार। आरबीसी में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन पिगमेंट। मतलब सिंपल समझो, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन रहता है, जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। यही फेफड़ा से ऑक्सीजन को ढो के हर एक सेल तक पहुंचाता है और सेल जब खाना बना लेता है तो जो CO2 बनता है ना, खाना बनाने के बाद CO2 बनता है, तो CO2 को ढो के फिर फेफड़ा तक ले देता है। उसके बाद नाक के द्वारा CO2 बाहर निकल जाता है। डब्ल्यूबीसी में कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है। आरबीसी का लाइफ 120 दिन रहता है। 120 दिन के बाद ये मर जाता है। कौन मारता है इसको हम लोग थोड़ा देर बाद जानेंगे। डब्ल्यूबीसी का लाइफ 13 से 20 दिन का रहता है और प्लेटलेट्स का लाइफ 6 से 10 दिन, 8 से 10 दिन भी कोई कोई लिखता है यार, गूगल में भी अलग अलग देता है। आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव डिस्क लाइक शेप है। बाइकॉन्केव मतलब देखो यार, ऐसा ऐसा रहेगा और बीच में डिस्क जैसा रहेगा, मतलब गोल रहेगा, उसका बीच में घुसा हुआ रहेगा, अंदर धंसा हुआ रहेगा। इसके पीछे भी लॉजिक है कि इसका शेप ऐसा क्यों रहता है, थोड़ा देर बाद बात करेंगे। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का शेप नहीं रहता है, इरेगुलर शेप, मतलब इसका कोई शेप रहता ही नहीं, अपना शेप चेंज करते रहता है। जैसे अमीबा अपना शेप चेंज करता है ना, इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी अपना शेप चेंज करते रहता है। प्लेटलेट्स का शेप प्लेट जैसा रहता है। अब आता है मेन चीज़, इन सब का काम क्या होता है यार। रेड ब्लड सेल का सिर्फ 2 काम रहता है। सबसे पहला चीज़ ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना, दूसरा चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से वापस फेफड़ा तक ले आना, इतना ही काम रहता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इतना ही काम आरबीसी का रहता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर बॉडीगार्ड का काम करता है, शोल्डर का काम करता है। मतलब कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस हमारे शरीर में घुसेगा ना, उसको मार के भगा देगा, थूर थाप देगा, उससे लड़ेगा। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में खून को जमाने का काम करता है। कहीं पर शरीर में तुम कट पिट गए तो वहाँ पर से खून निकलता है। अगर खून को जमाया नहीं गया ना, तो खून निकल के पूरा शरीर का खून खत्म हो जाएगा। यार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें जानना है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। कितने लोग इसे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन में जब कोगुलेशन दिया हुआ रहे ना, तो तुम यही समझ लेना, ब्लड को क्लोटिन करने। यार मैं इसका स्टेप लिख के तुम्हें मैं फोटो खींच के दे दूंगा, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले कॉन्सेप्ट समझो। देखो यार, कहीं पर से तुम कट पिट गए हो ना, मान लो यहाँ पर से तुम्हारा खून निकल रहा है, कट पिट गए हो, तो जब खून निकलता है ना यार, तो वहाँ पर से एक चीज़ निकलता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद हो गया? हाँ, तो जब थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है ना, तो देखता है अरे खून निकल रहा है, खून निकल रहा है, क्या करना होगा? उसके बाद ही जाता है प्रोथ्रोम्बिन के पास। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में सुतल रहता है। यार ब्लड का प्लाज्मा पार्ट ना, ब्लड का प्लाज्मा पार्ट में सुतल रहता है, तो प्रोथ्रोम्बिन को उठाता है,
तो प्रोथ्रोम्बिन उठता है तो उसका नाम ही बदल जाता है, उसका नाम थ्रोम्बिन पड़ जाता है। अच्छा, थ्रोम्बिन उठता है, उसके बाद बोलता है क्या हुआ रे, ब्लड निकल रहा है, कहीं पर से ब्लड निकल रहा है। तो ये अपना दोस्त के पास जाता है, इसका दोस्त का नाम है फाइब्रिनोजेन, जो कि प्लाज्मा में सूतल रहता है। यार सब कोई सुतले रहता है, इस सूतल फाइब्रिनोजेन को उठा देता है तो इसका भी नाम चेंज हो जाता है, नाम चेंज होकर फाइब्रिन पड़ जाता है। जब ये उठता है ना तो फटाक से जहाँ पर से खून निकलत रहता है वहाँ पर से जाली बना देता है, जाली बना देता है ना तो आरबीसी प्लेटलेट्स ये सब वहाँ जाके फंस जाता है, जम जाता है, तो रास्ता फिर उधर का बंद हो जाता है, तो फिर वापस से नस के अंदर खून दौड़ने लगता है। यार तुम घर में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, नाली है ना तो नाली में 3-4 गो डंटा को खोस देना, तो उस डंटा में प्लास्टिक आके फंस जाएगा तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, नाली के आगे पानी नहीं जाएगा तो पानी इधर उधर से बहने लगेगा। तो इसी तरीके से जहाँ पर से खून निकलत रहता है वहीं पर जाली बना देता है तो वहाँ का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो दूसरा रास्ता तो नस ही है तो नस से खून बहने लगता है। कितने लोग सोच रहे होंगे कि खून काहे जमता है, का ज़रूरत है खून जमने का। देखो भाई, कहीं पर से अगर तुम कट पिट गए हो ना और अगर खून नहीं जमा तो खून, तुम्हारे शरीर का सारा खून उस रास्ते से निकल जाएगा, तो फिर खून जमना तो ज़रूरी है ना। अच्छा भाई, अब हम लोग जानेंगे आरबीसी के बारे में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ जानेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या बात करते हो? हाँ भाई, वैसा सेल ऑर्गेनेल जो कि मैच्योर आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है, उसी के बारे में बात करते हैं। यार क्लास 9 में तो तुम पढ़े ही थे कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम, अलग अलग चीज़ रहता है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहता है। क्या बात, सही में भाई न्यूक्लियस नहीं रहता है। यार थोड़ा सा न्यूक्लियस का स्पेलिंग को देख लेना, तो गूगल कर लेना भाई, गड़बड़ा जाते हैं यार। NEUCLEUS होता है कि NUCLEUS होता है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों का न्यूक्लियस का स्पेलिंग अलग होता है। हम लोग भी इंसान हैं यार, गड़बड़ा जाते हैं, कभी कभी गलती हो जाता है तो कमेंट मत करना ना, थोड़ा ख़राब लगता है यार। पूरी ट्राई करते हैं स्पेलिंग सही करने का, लेकिन कभी कभी गलती हो जाता है तो क्या करना। अच्छा, तो आरबीसी से न्यूक्लियस निकालने का क्या ज़रूरत था? देखो भैया, सेल गोल होता है, लगभग गोल ही होता है, तो गोल होता है ना तो उसका सरफेस एरिया कम होता है। आरबीसी को तो ऑक्सीजन को खींचना होता है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन खिंचाएगा। तो आरबीसी को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना था, तो इस तरह के से स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना होगा, सेल के बीच में जो न्यूक्लियस है ना उसी को निकाल दो तो ये चेप्टा हो जाएगा, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, बीच में ढुक जाएगा और किनारे किनारे निकल जाएगा। अब ऐसा में सरफेस एरिया बढ़ गया तो एक साथ ज़्यादा ऑक्सीजन को खींच सकता है। गोल में तो थोड़ा सरफेस एरिया कम रहता है ना यार, तो कम ऑक्सीजन को खींचता है। अच्छा, न्यूक्लियस नहीं रहता, इसका फ़ायदा पता चल गया। आरबीसी में दूसरा चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया, यार इसी में तो एनर्जी बनता है। हाँ भाई, तो आरबीसी को एनर्जी कहाँ से मिलता है? भाई इधर उधर से मिल जाता होगा, लेकिन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसका फ़ायदा क्या है? देखो भैया, एनर्जी बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है? सबसे पहला चीज़ ग्लूकोज का ज़रूरत होता है, सेकंड चीज़ ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को फेफड़ा से उठा के अलग अलग सेल तक लेना होता है। तो भैया अगर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो ये अपना खाना बनाने के लिए ऑक्सीजन को यूज कर देगा, तो फिर अपना यूज के लिए आधा ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगा, तो आधा ही ऑक्सीजन को ना दूसरा सेल को दे पाएगा। इसीलिए भगवान ने बहुत चालाकी किया और इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं दिया। तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो तुम ये ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाओगे, और तुम जितना ऑक्सीजन फेफड़ा से उठाओगे सारा ऑक्सीजन को दूसरे सेल को बांट दोगे। अच्छा, थर्ड चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में नहीं होता है। देखो भैया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना सेल का वॉल्यूम बढ़ाता है, न्यूक्लियस के चारों ओर डबल बेड का जगह को घेरल रहता है। अब आरबीसी को ना यार छोटा छोटा नस के अंदर घुसना होता है, एकदम पतला पतला नस के अंदर घुसना होता है। एल्वियोली में एकदम पतला पतला नस रहता है यार। अब उस छोटा छोटा नस में घुस के वहाँ से ऑक्सीजन लाने में दिक्कत होता है ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरबीसी का फालतू में वॉल्यूम बढ़ा रहा था, तो भगवान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आरबीसी से निकालिए दिए और आरबीसी को छोटा कर दिए। अब वो आराम से पतला पतला कैपिलरीज में घुस सकता है, एल्वियोली का कैपिलरीज में। भैया मैं तुम्हें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जब आरबीसी का 120 दिन पूरा हो जाता है तो उसको मारता कौन है? वो जब डैमेज हो जाता है तो उसको मारता कौन है?
भाई किडनी के ऊपर एक ऑर्गन पाया जाता है स्प्लीन। आरबीसी को ये देखत रहता है, नजर रहता है कि कौन आरबीसी का कितना दिन पूरा हो रहा है। किसी भी आरबीसी का 120 दिन पूरा हुआ तो फटाक से अपने ऊपर मार देता है। जैसे सेल में लाइसोसोम होता है ना, जैसे सेल कभी डैमेज हो गया या फिर कुछ गलत हो गया तो लाइसोसोम सेल को बर्बाद कर देता है, सेल को ख़त्म कर देता है। इसी तरीके से आरबीसी को स्प्लीन ख़त्म कर देता है जब आरबीसी बुढ़ा जाता है उस समय। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। भाई इसका आंसर मैं अभी लिख देता हूँ। क्वेश्चन में पूछेगा वाई स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो आंसर में ये लिख देना स्प्लीन डिस्ट्रॉय द डैमेज्ड एंड ओल्ड आरबीसी इन आवर बॉडी, सो स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। भाई सेल के जगह में आरबीसी लिख देना ना यार, यहाँ थोड़ा गलती लिखा गया है। जो वीडियो को लास्ट तक देखे उन्हें ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता चल गया। जो वीडियो को लास्ट तक नहीं देखे वो तो चले गए बेवकूफ़ लोग। देखो भाई, अगर किसी भी वीडियो को देख रहे हो ना एकदम बढ़िया से लास्ट तक देखोगे तब कुछ भी चीज़ समझ में आएगा। थोड़ा हर वीडियो को देखोगे खामखा कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जिसे देखो एकदम पूरा देखो, पूरा ध्यान के साथ देखो। भाई एक चीज़ चुप्पे चुप्पे मैं कह रहा हूँ ना, जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं उनके लिए मैं वीडियो के लास्ट में नोट्स भी दूंगा। जो देखेगा उसको फ़ायदा होगा। यार बढ़िया से वीडियो सबको देख लेते हो ना, सच में भाई क्लास में तो तुम्हारा अलग ही पहचान होगा। ये लिख के ले जाओ, उस पर जीकेपी का मुहर लगा देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाकी बात अगले पार्ट में।